साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत भाई रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं जो पाठ्यक्रम चला रहा हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें हिंदी साहित्य लेखन परंपरा मैं चला रहा हूँ। और आप सभी विद्यार्थियों से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को आप लोग एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इसी के दम पर तो हमारा चैनल चलता है। आज मैं हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में एक ऐसी विभूति को लेकर आया हूँ जिनका हिंदी साहित्य लेखन में जो हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन रहा है, उसमें उनका अपूर्व योगदान रहा है। ऐसे साहित्यकार, ऐसे साहित्य इतिहासकार जो कि रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, यहाँ तक कि डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर हरदयाल जी के कड़ी में खड़े हैं, ऐसे विभूति डॉक्टर बच्चन सिंह जी के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। ऐसे डॉक्टर बच्चन सिंह जी का प्रसंग हमने आज लिया है, उनके रचनाओं के बारे में, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में तथा उनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, बच्चन सिंह जी ये साहित्यकार, आलोचक तथा साहित्य इतिहासकार रहे हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह जी सैद्धांतिक लेखक माने जाते हैं। जो भी उन्होंने लिखा है उसमें सिद्धांत पूर्ण कोई लेखन कार्य किया है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह जी को सैद्धांतिक लेखक तथा इन्हें साहित्यकार, साहित्य इतिहासकार, लेखक तथा इन्हें आलोचक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने कई पुस्तकें हैं जो इन्होंने आलोचना पुस्तकें लिखी हैं। इनकी इनके बारे में एक और विशेषता है कि इन्होंने ये डॉक्टर बच्चन सिंह जी नागरिक प्रचारणी सभा में जो प्रबंध समिति थी उसमें सदस्य थे, और इन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा का संपादन कार्य भी किया। किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने संपादन का कार्य भी किया है। आपका जन्म यानी डॉक्टर बच्चन सिंह जी का जन्म 2 जुलाई सन 1919 को जौनपुर, उत्तर प्रदेश के एक जिला जौनपुर में हुआ था। आपका स्वर्गवास 2 अप्रैल सन 2008 को वाराणसी में हुआ था। आपके पिता पुरुषोत्तम सिंह जी हैं, और आपकी जो प्रसिद्ध पुस्तक आपने यानी कि डॉक्टर बच्चन सिंह जी की प्रसिद्धि का कारण बनी यह पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जिसका प्रकाशन सन 1996 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर बच्चन सिंह जी बहुत बड़े आलोचक भी माने जाते हैं। इन्होंने अ, इनकी आलोचना की लिस्ट तो बहुत लंबी है। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने रीति काल से लेते हुए भारतेंदु काल और द्विवेदी काल, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, छायावाद, छायावाद उत्तर युग, यहाँ तक कि उन्होंने प्रगतिशील या प्रगतिवाद और प्रयोगवाद या नई कविता तक इन्होंने, यानी कि कृति काल से लेते हुए नई कविता तक इन्होंने आलोचना या इन्होंने टीका टिप्पणी लेख लिखा है। इसने डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने इन्होंने भारतीय साहित्य का जो सिद्धांत रहा है उस पर भी इन्होंने कई विवेचनापूर्ण ग्रंथ यानी विवेचक ग्रंथ इन्होंने लिखा है। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ये इन्होंने एक उपन्यास भी लिखा है, इन्होंने कहानियां भी लिखी हैं, इन्होंने आलोचना भी लिखी है, इन्होंने साहित्य का इतिहास भी लिखा है। तो ऐसे महान गुणों से विभूषित परिपूर्ण डॉक्टर बच्चन सिंह जी के बारे में आज आइए हम विस्तार से पढ़ते हैं। आप लोगों को इनकी रचनाओं के बारे में जो भी इनके बारे में विशेष जानकारी है उसको मैं लिख-लिख करके बता दे रहा हूँ। लिखने के साथ आप सुनने का भी काम करिएगा। तो आइए यही चीज़ मैं आपको लिखने पर लिख-लिख करके एक-एक करके समझा देता हूँ, और आप लोग लिखने से ज़्यादा सुनिए उसे, क्योंकि वीडियो कभी खत्म नहीं होगी, पड़ी रहेगी। बार-बार देखिए, बार-बार सुनिए इस वीडियो को। सबसे पहले डॉक्टर बच्चन सिंह सैद्धांतिक लेखक हैं ये, याद रखिएगा। क्योंकि यह जो स्टेटमेंट आता है, ठीक है? जब स्टेटमेंट आता है तो नेट जेआरएफ इत्यादि जो परीक्षाएँ होती हैं यूजीसी का, उसमें तो पूछता है कि ये सैद्धांतिक लेखक हैं या नहीं है, इस तरह से। तो ये सैद्धांतिक लेखक हैं, ये साहित्यकार, आलोचक, ठीक है? साहित्यकार, आलोचक तथा इतिहासकार भी रहे हैं, ठीक है? इतिहासकार,
डॉक्टर बच्चन सिंह साहित्यकार थे, आलोचक थे, इतिहासकार भी। इन्होंने साहित्य का इतिहास भी लिखा है। आपका जन्म जौनपुर जिला है कि उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था 2 जुलाई सन 1919 को। 2 जुलाई 1919 को आपका जन्म जौनपुर में हुआ था। ठीक है, जौनपुर में। जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है। आपका स्वर्गवास जो हुआ था, हम्म, स्वर्गवास आपका सन 2008 में, यानी कि 2 तारीख को ही है, 2 तारीख को 2 अप्रैल था, यानी कि 2 जुलाई था, 2 अप्रैल बस इतना था। 2 अप्रैल सन 2008 को, 2 अप्रैल सन 2008 ईस्वी को इनका स्वर्गवास वाराणसी में हुआ था। वाराणसी। तो डॉक्टर बच्चन सिंह जी की विशेषता खासतौर से है, ये सैद्धांतिक लेखक हैं बच्चन सिंह जी। ये साहित्यकार, आलोचक, इतिहासकार है। इनका जन्म 2 जुलाई सन 1919 को, आपका स्वर्गवास 2 अप्रैल सन 2008 को वाराणसी जिले में हुआ था। डॉक्टर बच्चन सिंह जी की एक विशेषता है कि इनके जो इनकी जो ख्याति का प्रमुख आधार ग्रंथ रहा है, या ऐसा ग्रंथ है जिसने इन्हें इन्हें चरम पर पहुंचा दिया। इनको सब लोग इस क्षेत्र में नाम पहचाने वाले नाम बन गए, डॉक्टर बच्चन सिंह जी। वो है ग्रंथ इनका, डॉक्टर बच्चन सिंह जी के ख्याति का आधार ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। साहित्य का दूसरा इतिहास। याद रखिएगा दोस्तों, ये ऐसा ग्रंथ है जिससे पिछली बार का जो टीजीटी हुआ था उसमें बहुत ज्यादा प्रश्न इस ग्रंथ से फंसा था। तो इनका जो ग्रंथ है इसको पढ़ना अति आवश्यक। अगर सिलेक्शन पाना है तो इस ग्रंथ को बिना पढ़े आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो इनका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास भी आप लोग खरीद लीजिए, एक बार जरूर पढ़ लीजिए इसे। इनका जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसको आप लोग हिंदी साहित्य का इतिहास इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, बिना इसके पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के अलावा अब जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं यहाँ से ज़्यादा उठाए जा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि इनका जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसे आप लोग जरूर पढ़ लें, जरूर ला करके इसे एक बार दोहरा लें। इसको मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा, आप लोग एक बार पढ़े रहेंगे तो समझने में आसानी होगी। तो इनका साहित्यिक इतिहास का ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इनकी प्रसिद्धि का कारण बना है। इसका प्रकाशन सन 1996 ईस्वी में हुआ था। 1996 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। डॉक्टर बच्चन सिंह जी के पिता का नाम बता ही दिया, पुरुषोत्तम। इनके पिता थे कौन? पुरुषोत्तम सिंह। पुरुषोत्तम सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह के पिताजी के नाम पुरुषोत्तम सिंह जी था। इन्होंने रीति काल से लेकर रीति रीति काल से रीति काल से नई कविता तक, ठीक है, नई कविता तक आलोचना लिखा है। ठीक है, आलोचना विवेचना इन्होंने लिखा है, आलोचना लिखा है। नई कविता तक, यानी कि रीति काल समझ रहे हैं आप लोग, जो रीति काल रहा और नई कविता का काल रहा है, बीच में कितने काल गुजरे। तो रीति काल से लेते हुए भारतेंदु काल आया, महावीर प्रसाद द्विवेदी काल आया, शुक्लोत्तर यानी कि छायावाद उत्तर काल आया। उसके बाद प्रगतिशील या प्रगतिवाद आया, प्रयोगवाद आया, नई कविता तक इन्होंने आलोचना का कार्य किया है। आइए इनके बारे में जो इनका जो स्टेटमेंट आदि रहा है, इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, आगे मैं जब रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ाऊंगा तो इनके साथ साथ में इनके भी साहित्य के इतिहास को भी, दोस्तों, जब जब मैं रामचंद्र शुक्ल, लाल हरदयाल नागेंद्र जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमन राजे के इतिहास के साथ जब मैं पढ़ाऊंगा तो साथ में ये भी रहेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह जी का भी इतिहास, जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, इसको भी मैं साथ में रख करके आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए अपभ्रंश से कोई मैटर, अगर रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है, वहीं बच्चन सिंह जी ने क्या लिखा है, तो तीनों को मिला करके हम पूरा कर देंगे। कहीं ना कहीं कुछ विशेष जो सूचनाएं होंगी वो बच्चन सिंह जी में होंगी, तो कहीं ना कहीं रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या जो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है सुमन राजे का, कहीं ना कहीं यहाँ से इनमें मिली जाएगा विशेषता।
और इसी विशेषता का फ़ायदा उठाकर प्रश्न बनाए जाते हैं कि आप देखा जाता है कि कौन-कौन सी किताब पढ़े हैं। तो इतनी किताबों से हम चीज़ें निकाल कर के आपको विस्तार से पढ़ाएँगे। फिलहाल आप इतना जिनके बारे में विशेष जानकारियाँ हैं, इनके ग्रंथों के बारे में, इनके स्टेटमेंट के बारे में, जो मूल स्टेटमेंट है, जो पूछे ही पूछे जाते हैं, उनके बारे में आइए जान लीजिए। ये स्टेटमेंट इनका बहुत ज़बरदस्त था, कई बार पूछे गए हैं। इनका डॉक्टर बच्चन सिंह जी का स्टेटमेंट। तो आइए इनके ये स्टेटमेंट उन्होंने लिखा है, उसके बारे में जान लीजिए। हाँ, कौन-कौन सा इन्होंने लिखा है। इनके इनका एक सबसे मशहूर वो रहा है स्टेटमेंट। इन्होंने शुरू-शुरू में पहले ही लाइन में लिख दिया है अपने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में कि रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है? इन्होंने लिखा है कि रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल का है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है, साफ-साफ पहली लाइन में लिखा है। ये पूछ सकता है कि ये स्टेटमेंट किसने लगाया था? रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को न तो छोड़कर को न तो छोड़कर न तो छोड़कर न तो न तो लेकर ही साहित्य इतिहास मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास, हाँ, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा सकता है, ठीक है? लिखा जा सकता है। तो इनका बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये पूछता है कि ये किसने लिखा है? तो ये किसके उसमें कहा या हो सकता है यही हटा दें यहाँ से। तो रामचंद्र शुक्ल के विषय में इन्होंने लिखा है कि रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसको न तो आप छोड़कर, न तो इसे लेकर ही साहित्य इतिहास लिख सकते हैं। यानी छोड़कर नहीं कि बिना इसके पढ़े आप नहीं लिख सकते और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। न तो इसे लेकर इसको अगर इसी को लेकर के लिखेंगे, तो आपका इतिहास न रह करके बल्कि वो एक नकल हो जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा है, तो ये पूछता है कि ये स्टेटमेंट किसने कहा है? ये स्टेटमेंट ये डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा रामचंद्र शुक्ल के लिए। जब वो इतिहास लिख रहे थे, उन्होंने अपनी बात रखी थी। नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है, किसने कहा है? तो यह भी इन्होंने कहा नए इतिहास के लिए क्योंकि ये लोग उनसे तो नया ही लिख रहे थे, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि नए इतिहास के लिए नए इतिहास के लिए नए इतिहा नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। शुक्ल जी का शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। इतिहास एक चुनौती है। एक चुनौती है। नए इतिहास के लिए जो नया इतिहास लिखा जाएगा उसके लिए शुक्ल जी का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य इतिहास एक चुनौती है। किसने लिखा? नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। तो यह किसने लिखा है? यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में उन्होंने करके किया है। ठीक है, इतना लिख लीजिए। मैं मिटाने जा रहा हूँ, वीडियो रोक करके मिटा दे रहा हूँ, फिर ऊपर से करेंगे, नीचे तक आएंगे। बच्चन सिंह जी का एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। इन्होंने लिखा है काल विभाजन जो इतिहास लिख रहे थे अपना साहित्य का इतिहास, उसमें जो उनको समस्याएं आई उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि काल विभाजन सुविधा उपजीवी होता है। काल विभाजन सुविधा सुविधा उपजीवी होता है, जीवी होता है। इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये पूछता है कि ये किसने कहा है काल विभाजन पे, तो काल विभाजन सुविधा उपजीवी होता है, किसने कहा है? तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल की पद्धति का काल विभाजन अब पुराना पड़ गया है। आगे उन्होंने इसी में कहा है कि आदिकाल आदिकाल की पद्धति, मध्यकाल, आदिकाल क्योंकि इसके पहले के जितने भी राइटर रहे हैं, उन लोगों ने आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल यही चीज़ें कहा है। तो ये कह रहे हैं कि हम नई चीज़ें लिख रहे हैं। बच्चन सिंह कह रहे हैं कि हम नई चीज़ें लिखने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि काल विभाजन सुविधा उपजीवी होता है। आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ठीक है? तथा तथा आधुनिक काल
आधुनिक काल की पद्धति यानी कि इसके पहले अभी तक यही पद्धतियाँ चली आ रही थी, तो इसी को इन्होंने कहा है, बच्चन सिंह ने कहा है कि आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल की काल वि काल काल की पद्धति अब पुरानी पड़ गई है, ठीक है? अब पुरानी पड़ गई है, पुरानी पड़ गई है, ठीक है? यह बात किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने, इस तरह से पूछेगा। तो काल विभाजन सुविधा जो उपयोगी होता है, आदिकाल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल की पद्धति अब पुरानी पड़ गई है। आदिकाल नाम भ्रामक है। आगे इन्होंने कहा है कि आदिकाल जो नाम है, आदिकाल नाम बहुत भ्रामक है। पूछता है कि यह किसने कहा है? तो आदिकाल नाम भ्रामक है। यह किसने कहा है? तो यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा, आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के ज़माने का आभास होता है। इससे बाबा आदम के ज़माने का इससे बाबा आदम के ज़माने का आभास होता है, ज़माने का आभास होता है, ठीक है? आभास होता है। ये बड़ा-सा रहेगा। तो यह स्टेटमेंट किसने कहा थी? अभी डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा है, ठीक है? आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के ज़माने का आभास होता है। तो यह स्टेटमेंट किसने कहा है? यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा। किसने कहा? बच्चन सिंह जी ने। आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के ज़माने का आभास होता है। भाषा की दृष्टि से 1000 से 1400 ईस्वी तक का समय महत्वपूर्ण है। इसी में आगे कहा उन्होंने कि भाषा की दृष्टि से भाषा की दृष्टि से 1000 से 1400 तक का समय महत्वपूर्ण तक का समय महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो इन्होंने माना है कि 1400 ईस्वी तक का जो समय है, यह भाषा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। तो पूछता है कि भाषा की दृष्टि से डॉक्टर बच्चन जी ने कब से कब तक का समय महत्वपूर्ण माना है? तो उन्होंने 1000 से 1400 तक का समय भाषा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने आगे माना है कि भाषा के बारे में कहा कि इन्होंने प्रामाणिक रूप से 3 बोलियों का उदय माना है। पूछता है कि डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने प्रामाणिक रूप से कुल कितने बोलियों को इन्होंने माना है? तो प्रामाणिक रूप से 3 बोलियों का उदय माना है। इस समय इन्होंने प्रामाणिक रूप से 3 बोली 3 बोलियों में कौन-कौन सी बोली? तो वो थी मैथिली, अवधी और खड़ी बोली। मैथिली मैथिली, अवधी, खड़ी बोली, ठीक है? ये 3 बोलियाँ तो प्रामाणिक रूप से माना है कि इन्होंने कि प्रामाणिक रूप से यही 3 बोलियों का उदय हुआ इस समय 1000 से 1400 तक बोलियों का उदय हुआ, ये मानते हैं। यह स्टेटमेंट बहुत मशहूर है। ये पूछ सकता है भाषा दृष्टि से कब समय इन्होंने महत्वपूर्ण माना था? 1000 से 1400 तक का समय। तो अप्रमाणिक रूप से इन्होंने 3 बोलियों को यानी कि मैथिली, अवधी और खड़ी बोली को ही माना कि इस समय यही प्रामाणिक रूप से 3 बोलियाँ थी जो इस समय उदय हुई, ठीक है? और उन्होंने माना है कि मैथिली को विद्यापति लेकर चले, ठीक है? इसको विद्यापति ने अपनाया, साहित्य का माध्यम बनाया, ठीक है? मैथिली को विद्यापति ने बनाया। दूसरे को मुल्ला दाऊद ने बनाया। इन्होंने माना है कि मुल्ला दाऊद ने माध्यम बनाया अपना, ठीक है? साहित्य का माध्यम। और तीसरे का इन्होंने जो बताया है वो खुसरो को बताया। तो खड़ी बोली को इन्होंने माना है कि खुसरो, ठीक है? तो ये पूछता है कि भाषा की दृष्टि से इन्होंने कब तक का समय बहुत महत्वपूर्ण माना है? तो उन्होंने 1000 से 1400 तक का समय महत्वपूर्ण माना है। प्रामाणिक रूप से इन्होंने उस समय 1000 से 1400 तक के समय कहा कि 3 बोलियों का उदय हुआ, मैथिली, अवधी और खड़ी बोली। मैथिली को विद्यापति लेकर चले, अवधी को
मुल्ला दाव तथा खड़ी बोली को खुसरो मियाँ लेकर चले थे। ठीक है, आगे और है, इसको मिटा करके ऊपर लिखेंगे। एक प्रश्न और बनता है कि अपभ्रंश काल जातीय उदय का काल है। ठीक है, यह किसने कहा है? अपभ्रंश काल, अपभ्रंश काल जातीय उदय का काल है, जातीय उदय का काल है, का काल है। अपभ्रंश काल जातीय उदय का काल है। यह किसने कहा है? जातीय साहित्य उदय का काल है। ठीक है, अपभ्रंश काल जातीय साहित्य, साहित्य उदय का काल है, उदय का काल है। अपभ्रंश काल जातीय साहित्य के उदय का काल है, किसने माना है? तो यह बच्चन सिंह ने इन्होंने ही कहा है। बच्चन सिंह ने कहा है कि अपभ्रंश काल जातीय साहित्य उदय का, जातीय साहित्य के उदय का काल है। अपभ्रंश काल जातीय साहित्य के उदय का काल है, किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है। बच्चन सिंह ने आगे माना है कि भक्ति काल, भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। यह किसने कहा है? आगे ऐसे पूछ सकता है कि भक्ति काल नहीं, भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। ये पूछता है कि यह स्टेटमेंट किसने कहा है? भक्ति काल है, भक्ति काल है, भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। ठीक है, मध्यकाल नहीं, मध्यकाल नहीं। भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई, ठीक है, जकड़ी हुई मनोवृत्ति, जकड़ी हुई मनोवृत्ति का काल है, मनोवृत्ति का काल है। यह किसने कहा है? ये पूछे कि भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः, मध्यकाल नहीं, मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का काल है, किसने कहा? यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा। याद रखिएगा, यह स्टेटमेंट अगर पूछता है तो यह सीधे बच्चन सिंह जी को मारना है। तो किसने कहा है? ये कि भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है ना? परिचायक है या काल, मनोवृत्ति का काल है या परिचायक है। ठीक है, हमने परिचायक लिख दिया। चलिए, परिचायक है। यह स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछता है। यह स्टेटमेंट भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। तो अक्सर लोग रामचंद्र शुक्ल को या राम कुमार वर्मा को मारेंगे, या जाति की बात आएगी तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को मार के चले आएंगे, या डॉक्टर रामविलास शर्मा को मार के चले आएंगे। तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह जी का स्टेटमेंट है कि अपभ्रंश काल जातीय साहित्य के उदय का काल है। यह किसने कहा? यह अपभ्रंश काल जातीय साहित्य के उदय का काल किसने कहा? ये बच्चन सिंह ने कहा। दूसरा स्टेटमेंट है कि भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। यह भी किसने कहा है? ये डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा। देखिए, यही चीजें जो ये चीज है, यही चीजें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा। याद रखिएगा, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ने यही बतिया कहा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ये चीजें जो जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है ना, इसी चीजों को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो कहा है उसको जान लीजिए कि क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनको दोनों ऑप्शन रहता है। तो मध्यकाल जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है, किसने कहा? ये बच्चन सिंह ने कहा है। और वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि मध्यकाल, इन्होंने कहा कि मध्यकाल जबदी हुई, ठीक है, जबदी हुई। ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, इस कंफ्यूजन का भी दूर कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा।
तो हजारी प्रसाद जी ने जिसको इन्होंने जकड़ी हुई मनोवृत्ति कहा है, उसी को हजारी प्रसाद जी ने कहा है कि मध्यकाल जबदी हुई मनोवृत्ति का काल है, ठीक है? मनोवृत्ति का परिचायक है, का परिचायक है। बस जकड़ी हुई और जबदी में अंतर है, इतना तो समझ लीजिएगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा क्या उसी चीज़ को वो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा कि भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का काल है। यह डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। यही बतिया जब जकड़ी हुई जगह जबदी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है तो इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ये 2 स्टेटमेंट बहुत ही तगड़े स्टेटमेंट हैं। इन दोनों को घुमा फिरा के पूछता है। अक्सर लोग मार देते हैं क्योंकि प्रश्न उसी को बनाए जाते हैं जो लगभग फँसा सके स्टूडेंट को। अधिक से अधिक उनको छाँटना होता है। तो भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। ये किसने कहा? बच्चन सिंह ने। और मध्यकाल सामान्यतः जबदी हुई, ठीक है? मध्यकाल जबदी हुई, ठीक है? जबदी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इन दोनों को अलग-अलग कर लीजिए। आगे बच्चन सिंह जी ने एक और बात कहा है, उसको भी नोट कर लीजिए। बच्चन सिंह ने आगे क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मध्यकालीन चित्तवृत्ति में अंग्रेजी के मेडुअल सेंसिबिलिटी का अर्थ प्रविष्ट माना जाता है। इन्होंने जो मध्यकाल की जो चित्तवृत्ति है उसमें मेडुअल सेंसिबिलिटी को प्रवेश इन्होंने माना है। आगे इन्होंने कहा है कि इस मध्यकाल को नवजागरण काल या प्रथम जागरण काल कह सकते हैं। ठीक है, इन्होंने एक बात और कहा है, किसने? मध्यकाल को बच्चन सिंह ने क्या कहा है? इन्होंने बच्चन सिंह जी ने प्रथम मध्यकाल को प्रथम नवजागरण काल, ठीक है? प्रथम मध्यकाल को इन्होंने क्या कहा है? प्रथम नवजागरण माना है। प्रथम नवजागरण, ठीक है? तो मध्यकाल को प्रथम नवजागरण कहा है, ठीक है? यह किसने कहा? यह किसने कहा इसे पूछेगा, किसने कहा है, ठीक है? तो यह हम आपके बच्चन सिंह जी ने कहा है। तो मध्यकाल को प्रथम नवजागरण किसने कहा है? प्रथम नवजागरण, मध्यकाल को प्रथम नवजागरण किसने कहा? तो याद रखिएगा, यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा है कि मध्यकाल प्रथम नवजागरण काल रहा है। तो मध्यकाल को प्रथम नवजागरण किसने कहा है? तो यह बच्चन सिंह जी ने कहा है। इसे डॉक्टर रामविलास शर्मा ने आधुनिक काल कहा है। अब रामविलास शर्मा जी के बारे में पढ़ेंगे तो इसी मध्यकाल को आधुनिक कहा है रामविलास शर्मा ने। आधुनिक काल किसने कहा? रामविलास शर्मा ने, ठीक है? रामविलास शर्मा ने। ये बच्चन सिंह ने कहा, ठीक है? डॉक्टर बच्चन ने ये बात डॉक्टर बच्चन ने कहा कि मध्यकाल को प्रथम नवजागरण कहा है बच्चन सिंह ने। और आधुनिक काल किसने कहा? रामविलास शर्मा ने। रामविलास शर्मा ने इसे आधुनिक काल कहा है। आगे बच्चन सिंह जी ने माना है कि जिस सेक्युलर शब्द पर आज बहुत जोर दिया जा रहा है वह अपनी मूल अर्थवत्ता में भक्त कवियों में मौजूद था। रीति काल के कवियों में भी धर्मनिरपेक्षता की आहट थी। रीति काल वस्तु शैली छंद रूप विधान में भक्ति काल से भिन्न है। यह अपने आप में स्वतंत्र है। यह स्टेटमेंट किसने कहा है? तो यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा है, ठीक है? आगे बच्चन सिंह जी ने स्टेटमेंट और दिया है कि रीति काल को उत्तर मध्यकाल कहना गणितीय भ्रम उत्पादन है। यह किसने कहा है? पूछेगा कि रीति काल को रीति काल को उत्तर मध्यकाल कहना, उत्तर मध्यकाल कहना रीति काल को उत्तर मध्यकाल कहना, ये वो है, ठीक है? बस में लग गया है। रीति काल को उत्तर मध्यकाल कहना गणितीय भ्रम उत्पादन है। गणितीय भ्रमोत्पादक है, भ्रमोत्पादन है।
यह स्टेटमेंट किसने पूछेगा कि यह स्टेटमेंट किसने कहा? रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहना गणितीय भ्रमोत्पादन है। किसने कहा? तो याद रखिएगा ये बच्चन सिंह जी ने कहा है कि रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहना गणितीय भ्रम उत्पादन है। तो यह बच्चन सिंह किसने कहा है? तो यह बच्चन सिंह जी ने कहा है। उत्तर मध्यकाल को शुक्ल ने 2 भागों में बाँटा, जानते ही हैं, रीति ग्रंथकार तथा अन्य कवि। अन्य कवि एक गोल शब्द है, इसमें हल्के कवि आएँगे। यह स्टेटमेंट बच्चन सिंह जी ने कहा है। घनानंद को शुक्ल ने सबसे श्रेष्ठ कवि माना है रीतिकाल में, किंतु अन्य कवियों में इन्होंने क्यों नहीं माना, ये स्टेटमेंट भी बच्चन सिंह ने रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में कहा है कि एक स्टेटमेंट है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल के बारे में बच्चन सिंह ने कहा है कि तो ये उत्तर मध्यकाल को रामचंद्र शुक्ल ने 2 भागों में बाँटा है, रीति ग्रंथकार तथा अन्य कवि। अन्य कवि एक गोल शब्द है, इसमें हल्के कवि आएँगे। घनानंद को रामचंद्र शुक्ल ने सर्वश्रेष्ठ कवि माना है रीतिकाल का, किंतु उन्हें अन्य कवियों में ही क्यों शामिल किया है, यह एक भ्रम है। यह किसने कहा है? तो यह बच्चन सिंह जी ने माना है। एक स्टेटमेंट इनका बहुत मशहूर है, आधुनिक काल कालवाचक होने के साथ ही प्रवृत्तिवाचक भी है। आधुनिक की प्रक्रिया 1857 से शुरू होती है। 1857 से 1920 तक का समय नवजागरण युग कहा जाता है। नवजागरण युग इन्होंने माना है। इसके पहले मध्यकाल को बताया हमने। तो साहित्य के इतिहास के को साहित्य बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है। आगे इन्होंने कहा कि इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है, बच्चन जी ने यह कहा है। आगे एक तगड़ा स्टेटमेंट है, इसको नोट कर लीजिए। जो तगड़ा नहीं था मैंने खाली बोल दिया उसको, ठीक है। अब मिटाने जा रहा हूँ, मिटा के एक ये प्रश्न पूछ सकता है कि जिन लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जिन लोगों लोगों को मतलब रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, शुक्ल जी के जिन लोगों को शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य साहित्य का इतिहास, ठीक है, ये शुक्ल जी का ग्रंथ है, ठीक है, इतिहास ग्रंथ है। जिन लोगों को शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास इतिहास के आगे कुछ नहीं सूझता है, आगे कुछ कुछ नहीं सुझाई पड़ता, कुछ नहीं सुझाई पड़ता सुझाई पड़ता है ना, कुछ नहीं सुझाई पड़ता। उन्हें अपने आँखों का इलाज कराना चाहिए। उन्हें अपने आँखों का इलाज कराना चाहिए। अपने आँखों का इलाज कराना चाहिए। यह किसने कहा है? यह बहुत तगड़ा स्टेटमेंट है। कराना चाहिए, यह पूछ सकता है इस बार। तो जिन लोगों को शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास के आगे कुछ नहीं सुझाई पड़ता, उन्हें अपने आँखों का इलाज कराना चाहिए। यह किसने कहा है? यह डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के लिए की किताब के बारे में बच्चन सिंह ने कहा कि जिन लोगों को शुक्ल जी के इतिहास, जो साहित्य इतिहास है, उसके आगे कुछ नहीं सुझाई पड़ता, उन्हें अपने आँखों का इलाज कराना चाहिए। तो यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा है रामचंद्र शुक्ल के किताब के बारे में। और उन लोगों को जो लोग कहते थे कि रामचंद्र शुक्ल के अलावा कोई किताब इतिहास नहीं बन सकती है। नए इतिहास में अंधश्रद्धा और यथास्थितिवाद को पहुंचती है। जाने अनजाने वर्ण वर्ग चेतना को धक्का लगता है। नया या दूसरा इतिहास इसी की कोख से पैदा होता है। दोस्तों, ये डॉक्टर बच्चन सिंह जी के बारे में हमने उनके अ, उनका जो व्यक्तिगत जीवन था तथा उनके द्वारा जो प्रमुख ग्रंथ था, साहित्य इतिहास ग्रंथ, उसमें जो उन्होंने भूमिका में कई स्टेटमेंट उन्होंने लिखा था। अपने जब इतिहास लिख रहे थे, तो उन्हें कई बातें समझ में आई कि जब मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो उसमें तमाम तरह के स्टेटमेंट दिया उन्होंने, जो बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट थे। हमने उसको बता दिया आपको। मैं इनकी वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं इनको 3 पार्ट में बनाऊँगा। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को डॉक्टर बच्चन सिंह जी का जो उम, साहित्य का दूसरा इतिहास है,
उसमें उन्होंने जो साहित्य इतिहास का जो वर्गीकरण किया है, तो मैं डॉक्टर बच्चन सिंह जी के साहित्य इतिहास का वर्गीकरण लेकर के वीडियो में यानी कि भाग 2 में आऊँगा। उसके भाग 3 में डॉक्टर बच्चन सिंह जी के सभी रचनाओं के बारे में चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं जो हिंदी साहित्य का इतिहास पाठ्यक्रम चला रहा हूँ, उसमें हिंदी साहित्य लेखन परंपरा मैं चला रहा हूँ। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में डॉक्टर बच्चन सिंह जी के बारे में मैं विस्तार से पढ़ा रहा हूँ। डॉक्टर बच्चन सिंह जी के बारे में हमने भाग 1 में उनकी व्यक्तिगत जीवन तथा उनके द्वारा जो लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उसमें उनकी जो भूमिका थी, उन्होंने उन जगह-जगह कई कथन, उनके जो स्टेटमेंट थे जिनके बारे में पूछता है, उनके उनके द्वारा बताए गए कुछ विशेष अहम बातें थी तथा उनके व्यक्तिगत जीवन और उनके द्वारा जो उनकी प्रसिद्धि के कारण कारक ग्रंथ आदि रहे हैं, उनके बारे में हमने विस्तार से बता दिया है। और अब अगले भाग में हम डॉक्टर बच्चन सिंह जी की दूसरे पार्ट में हम बच्चन सिंह जी की संपूर्ण रचनाओं के बारे में बताऊंगा। आइए जानते हैं। उन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं, आलोचना ग्रंथ सबसे ज़्यादा उन्होंने लिखा है। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है, कहानी संग्रह भी उन्होंने लिखा है। तो आइए उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर दें। तो आइए विद्यार्थियों जानते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह जी के बारे में, उनकी संपूर्ण रचनाएं। तो बच्चन सिंह जी की संपूर्ण रचनाओं के बारे में आइए विस्तार से आपको हम बता देते हैं। बच्चन सिंह जी ने कहानी संग्रह लिखा है। इनका जो कहानी संग्रह है, इन्होंने 2 कहानी संग्रह लिखा, कई चेहरों के बाद। एक कहानी संग्रह कई चेहरों के बाद, कई चेहरों के बाद, कई चेहरों के बाद। यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी की कहानी संग्रह है। याद रखिए, पूछता है कई चेहरों के बाद, कई चेहरों के बाद यह किस विधा की रचना है? तो यह कहानी संग्रह है। ठीक है, कई चेहरों के बाद किसकी रचना है? तो यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी की कहानी संग्रह, कई चेहरों के बाद। इन्होंने अगली एक और कहानी संग्रह लिखा जो 5 लंबी कहानियां, जिसका नाम है 5 लंबी कहानियां। 5 लंबी, ठीक है, 5 लंबी कहानियां। बार बार बोलने का मतलब ये है कि आपको याद हो जाए। तो 5 लंबी कहानियां इन्होंने भी कहानी संग्रह लिखा। यह समकालीन कहानी संग्रह है। तो समकालीन कहानी संग्रह है यह कहानी। तो ये जो 5 लंबी कहानियां हैं, इनमें जो कहानियों का जो संग्रह है वो समकालीन कहानियों का संग्रह इसमें शामिल किया गया है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने 2 कहानी संग्रह लिखे, एक कई चेहरों के बाद, दूसरा 5 लंबी कहानियां। 5 लंबी कहानियों पूछता है कि 5 लंबी कहानियों में समकालीन कहानियां किसमें संग्रह है? कौन कहानी संग्रह जिसमें कम समकालीन कहानियों का संग्रह है? तो ये 5 लंबी कहानियां हैं जिसमें समकालीन कहानियों का संग्रह है। उसके बाद कई चेहरों के बाद इनका कहानी संग्रह है। ये हो गया इनका कहानी संग्रह। इनके द्वारा उपन्यास भी लिखे गए हैं। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने ये उपन्यासकार भी रहे हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह जी उपन्यासकार भी रहे हैं। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। तो इन्होंने कौन कौन सा उपन्यास लिखा है? इन्होंने जो उपन्यास लिखा है वो है सूतोवा सूतपुत्रवा। ठीक है, पहला इन्होंने सूतोवा सूतो वा सूतपुत्रवा, सूतो व सूतपुत्रवा इनका उपन्यास विधा की रचना है। सूतो व सूतपुत्रवा 1998 में प्रकाशित हुआ था, 1998 में। तो सूतो व
सूतो व सूतपुत्र व सूतो व सूतपुत्र व उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, पहली बात तो ये सूतो व सूतपुत्र व किस विधा की रचना है, तो यह सूतो व सूतपुत्र व यह उपन्यास विधा की रचना है। यह किसका उपन्यास है, तो यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी का उपन्यास है। सूतो व सूतपुत्र व इन्होंने उपन्यास लिखा जो कि डॉक्टर बच्चन सिंह जी का उपन्यास है। तो बच्चन सिंह ने सूतो व सूतपुत्र व उपन्यास लिखा है। यह पूछ सकता है आप कि यह किस विधा की रचना है, तो सूतो व सूतपुत्र व यह कहानी या निबंध या कुछ दे देगा, तो यह उपन्यास विधा की रचना है। इसका प्रकाशन 1998 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने इसे लिखा था। उसके बाद इन्होंने एक और उपन्यास लिखा, पांचाली। पांचाली, ठीक है, पांचाली उपन्यास है। तो पांचाली उपन्यास किसका है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह जी का उपन्यास है। याद रखिएगा, पांचाली उपन्यास डॉक्टर बच्चन सिंह जी का उपन्यास है। पांचाली उपन्यास यह उपन्यास विधा की रचना है। पांचाली उपन्यास विधा की रचना जो कि डॉक्टर बच्चन सिंह जी। पूछेगा निम्नोक्त में से कौन सी रचना है जो 4 ठे दे देगा, इन्हीं किताबें दे देगा, आलोचना, एक ठे कहानी ये सब दे देगा, तो उपन्यास विधा की रचना। तो इसमें से कौन है जो उपन्यास बच्चन सिंह जी का उपन्यास है, तो यह पांचाली भी उपन्यास विधा की रचना है। पांचाली का प्रकाशन सन 2001 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका प्रकाशन सन 2001 ईस्वी में हुआ था। पांचाली उपन्यास विधा की रचना है ये। इसका इसका प्रकाशन सन 2001 में हुआ था। पांचाली उपन्यास का एक अन्य नाम और है, उसका नाम है नाथवती अनाथवत। नाथवती, नाथवती अनाथवत, अनाथवत। ठीक है, इसका एक अन्य नाम, इसी पांचाली उपन्यास का एक अन्य नाम है नाथवती अनाथवत। ठीक है, नाथवती अनाथवत यह पांचाली उपन्यास का ही एक अलग नाम है, जिसे पांचाली लिख दिया, उसके नीचे इस तरह से कोष्ट में करके नाथवती अनाथवत लिखा गया है। ठीक है, पांचाली उपन्यास विधा की रचना है डॉक्टर बच्चन सिंह जी। तो बच्चन सिंह जी ने कौन सा उपन्यास लिखा है, पांचाली। नाथवती अनाथवती, अनाथवत किससे है, यह संबंध शब्द, तो यह संबंध है पांचाली से। तो सूतो व पुत्र, सूतो व सूत पुत्र व यह उपन्यास डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है, तथा पांचाली उपन्यास भी डॉक्टर बच्चन सिंह जी का उपन्यास है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने अगला जो उपन्यास लिखा है वह है लहरें और कगार। तीसरा उपन्यास इन्होंने लिखा है लहरें, लहरें और कगार, और कगार। तो लहरें और कगार यह किसका उपन्यास है, तो यह उपन्यास विधा की रचना। पहली बात तो ये कुछ दे देगा, कहानी आदि दे देगा। तो लहरें और कगार यह उपन्यास विधा की रचना किसका है, डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह जी का उपन्यास विधा की रचना कौन है, लहरें और कगार। इन्होंने 3 उपन्यास लिखा, कौन कौन से, सूतो व सूतपुत्र व 1998 ईस्वी, पांचाली उपन्यास, अनाथवती अनाथवत, नाथवती अनाथवत, लहरें और कगार। इन्होंने उपन्यास लिखा। इनका यह प्रसिद्ध उपन्यास है लहरें और कगार। ठीक है, तो इन्होंने 3 उपन्यास लिखे। मेरी जानकारी में जहाँ तक यही मिले हैं, 3 उपन्यास, सूतो व सूतपुत्र व पांचाली तथा लहरें और कगार। यह 3 उपन्यास विधा की रचनाएं इनकी है। आगे जो भी मिलेगा मैं आपको बता दूंगा कमेंट में। सूतो व सूतपुत्र व पांचाली, लहरें और कगार, यह है डॉक्टर बच्चन सिंह जी का उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। अब आइए, इन्होंने एक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा था, उसके बारे में बता भी दिया हूँ, तो छोड़िए, उसको बताने कोई मतलब नहीं है। अब इन्होंने सबसे ज़्यादा, डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने सबसे ज़्यादा आलोचना ग्रंथों की रचना किया है। इन्होंने आलोचना बहुत ज़्यादा इन्होंने आलोचना किया है।
मैंने बताया कि डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने रीति काल से लेते हुए आपके भारतेंदु काल होते हुए भारतेंदु काल भी किया उन्होंने, महावीर प्रसाद द्विवेदी काल भी किया, शुक्लोत्तर यानी कि छायावाद उत्तर काल भी, प्रगतिशील प्रगतिवाद या प्रयोगवाद यानी कि नई कविता तक इन्होंने लगातार इन्होंने आलोचना किया है तमाम विधाओं पर या युगों पर, लेखकों पर। तो इनका इनके जो उपन्यास आलोचना विधा की रचनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो आइए इनकी आलोचनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने जो इनका जो सबसे प्रसिद्ध आलोचना जो रही है वो आलोचक और आलोचना रही है। इसके बारे में आइए थोड़ा सा बताते हैं। यही सैद्धांतिक इनकी आलोचना रही है। तो आइए इनके आलोचनाओं के बारे में जानते हैं। इसको लिख लीजिए, मिटा करके आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो आइए डॉक्टर बच्चन सिंह जी की आलोचनाओं के बारे में विस्तार से जानिए। इन्होंने एक इनका सबसे प्रसिद्ध आलोचना है आलोचक और आलोचना। यहाँ से करते हैं आलोचक और आलोचना, आलोचक और आलोचना, आलोचक और आलोचना। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगा। आलोचक और आलोचना किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी का आलोचना है। ठीक है, तो ये आलोचना किसकी? आलोचना आलोचक और आलोचना किसका है? यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी का आलोचना ग्रंथ है। ठीक है, तो यह एक सैद्धांतिक समीक्षा है। सैद्धांतिक समीक्षा है। आलोचना और आलोचक इनकी सैद्धांतिक समीक्षा मानी जाती है। तो आलोचना और आलोचना इनका सबसे प्रसिद्ध आलोचना है। इसके बारे में जान लीजिए। बार बार पूछा आलोचना और आलोचक, आलोचक और आलोचना, तो ये सैद्धांतिक समीक्षा है। ठीक है, सैद्धांतिक समीक्षा है, ये आलोचना है। ठीक है, इसमें इन्होंने पाश्चात्य आलोचना और भारतीय काव्य दृष्टि का सिद्धांत और संप्रदायों की दृष्टि से मूल्यांकन किया है। इन्होंने इस ग्रंथ में इसमें पाश्चात्य विद्वानों का भी विवेचना किया गया। तो यह आलोचक और आलोचना सैद्धांतिक समीक्षा में इन्होंने इसमें पाश्चात्य आलोचना, ठीक है, इसमें पाश्चात्य पाश्चात्य आलोचना, इसमें यानी कि इस आलोचना में, ठीक है, इसमें यानी इस आलोचना में पाश्चात्य आलोचना और भारतीय काव्य दृष्टि का सिद्धांत तथा भारतीय काव्य दृष्टि का सिद्धांत, भारतीय काव्य दृष्टि का सिद्धांत, काव्य दृष्टि का सिद्धांत। तो इसमें यानी कि इस जो पुस्तक है इनकी आलोचक और आलोचना, यह एक सैद्धांतिक आलोचना है। इसमें पाश्चात्य आलोचना तथा भारतीय काव्य दृष्टि, सिद्धांत और संप्रदाय की दृष्टि से मूल्यांकन किया गया है। सिद्धांत और संप्रदायों की, ठीक है, संप्रदायों की दृष्टि से, संप्रदायों की दृष्टि से, संप्रदायों की दृष्टि से मूल्यांकन है। ठीक है, तो इसमें आलोचक और आलोचना नामक आलोचना ग्रंथ में या समीक्षा ग्रंथ में, जो कि सैद्धांतिक समीक्षा है, सिद्धांतों की समीक्षा की गई है इसमें। इसमें पाश्चात्य आलोचना और भारतीय काव्य दृष्टि, देखिए पाश्चात्य में जो साहित्य रहा है उसकी आलोचना, ठीक है, पाश्चात्य आलोचना, ठीक है, और भारतीय जो काव्य दृष्टि रही है, भारतीय काव्य दृष्टि हमने बताया, शुरू से ही बताया कि भारतीय काव्य दृष्टि किस तरह से रही है। क्योंकि हर भारत के जो काव्य शास्त्र रहा है, चाहे कोई भी रहा हो, कोई भी साहित्य शास्त्र रहा हो, सब कहीं न कहीं भारतीय काव्य दृष्टि कहीं अध्यात्मवादी ही रहा, अध्यात्मवादी, भौतिकवादी। पाश्चात्य में ज़्यादातर भौतिकवादी ही रहा है। तो अध्यात्मवाद से ज़्यादा भारत का संबंध रहा है। तो भारतीय जो दृष्टिकोण है सिद्धांति का, सिद्धांतों का, आलोचना का, चाहे धर्म का, वो सब सैद्धांतिक में
सब धार्मिक एक तरह से अध्यात्मवादी सिद्धांत दृष्टिकोण रहा है। तो पाश्चात्य जो कि भौतिकवादी सिद्धांत रहे उस पर उन्होंने आलोचना किया, और भारतीय जो काव्य दृष्टि रही है उसका उन्होंने उसके सिद्धांतों का तथा जो तमाम संप्रदाय हैं उन संप्रदायों के बारे में इसमें, जैसे भारत में धर्म कोई एक है विस्तार से, उसमें कई संप्रदाय अलग अलग हो गए, जैसे इस्लाम है उसमें भी कई संप्रदाय अलग अलग है। धर्म तो एक है, हिंदू धर्म सनातन धर्म एक अलग, उसमें कई कई अलग अलग संप्रदाय हैं। तो आलोचक और आलोचना ग्रंथ में जो कि सैद्धांतिक आलोचना है डॉक्टर बच्चन सिंह जी का, इसमें इन्होंने पाश्चात्य आलोचना और भारतीय काव्य दृष्टि का सिद्धांत और संप्रदायों का मूल्यांकन किया गया। इसमें पाश्चात्य विद्वानों, ठीक है, इसी ग्रंथ में पाश्चात्य विद्वानों के बारे में भी चर्चा किया गया है। पाश्चात्य विद्वानों के मतों की विवेचना की गई है। कि मतों की विवेचना है। तो इसमें पाश्चात्य विद्वानों के मतों की भी विवेचना की गई है। तो आलोचक और आलोचना नामक ग्रंथ सैद्धांतिक आलोचना है डॉक्टर बच्चन सिंह जी का। इसमें इन्होंने पाश्चात्य साहित्य का आलोचना तथा भारतीय साहित्य का आलोचना, न कि भारतीय काव्य दृष्टि और जो संप्रदाय रहे उनकी आलोचना की गई है, तथा इसमें पाश्चात्य विद्वानों की मतों की भी विवेचना की गई है। किसमें? आलोचक और आलोचना नामक ग्रंथ में डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है। रखिए, आलोचक और आलोचना नामक ग्रंथ किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी। किस प्रकार की समीक्षा? यह सैद्धांतिक समीक्षा है। ठीक है, सैद्धांतिक समीक्षा है। इसके बाद इन्होंने इनकी जो प्रसिद्ध आलोचना इन्होंने लिखा है वह राम की शक्ति पूजा है। निराला जी का एक है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा राम की शक्ति पूजा इन्होंने आलोचना लिखा। यह इनका आलोचना ग्रंथ है डॉक्टर बच्चन सिंह जी का। उसके बाद इन्होंने उन्हीं का एक निराला का ही है कुकुरमुत्ता। ठीक है, कुकुरमुत्ता जो ग्रंथ उनका है तरह से राजनीतिक व्यंग्य है। तो राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता जो कि निराला जी के ग्रंथ हैं। तो बच्चन सिंह जी ने निराला जी की 2 पुस्तकें हैं, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, जो कि प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इनके बारे में इन्होंने आलोचना किया। तो राम की शक्ति पूजा के बारे में बता दें। राम की शक्ति पूजा यह बांग्ला निराला जी ने ये अनुवाद किया, कॉपी किया था वहां से, जो बांग्ला रामायण थी कृत्तिवास की, बांग्ला रामायण की। ठीक है, यह यही बता दे रहा हूँ, पता ना आगे मिले ना मिले। तो कृत्तिवास की बांग्ला रामायण, ठीक है, कृत्तिवास की बांग्ला रामायण का ही अनुवाद इन्होंने निराला जी ने किया था राम की शक्ति पूजा के नाम से। पूछता है तो यह एक लंबी कविता है, याद रखिएगा, यह निराला जी की लंबी कविता है। निराला ने एक लंबी कविता लिखा राम शक्ति पूजा। तो इसी का इन्होंने डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने आलोचना किया है। ठीक है, राम की शक्ति पूजा यह एक लंबी कविता है जो कि कृत्तिवास की बांग्ला रामायण पर आधारित थी, जिसको निराला जी ने हिंदी में अपने अनुवाद किया था। इसकी एक और विशेषता है कि यह नव वेदांत पर आधारित है। यह नव वेदांत है। क्या है? नव वेदांत। नव वेदांत का अर्थ ये है नया से संबंधित, जो कुछ में आधुनिकता होती है। तो नव वेदांत पर आधारित है। यह क्या है? नव वेदांत है। यह एक तरह से नव वेदांत है। ठीक है, ये इस तरह से पूछता है। यह एक लंबी कविता है राम की शक्ति पूजा जो कि नव वेदांत पर आधारित है। ठीक है, एक तरह से दूसरी एक विशेषता और है कि यह एक निबंधात्मक है। ठीक है, यह निबंध काव्य है।
निबंध काव्य है। तो निराला जी ने राम की शक्ति पूजा ग्रंथ लिखा, जिस पर बच्चन सिंह जी ने आलोचना किया था। ठीक है, आलोचना जिस पे किया था राम की शक्ति पूजा पर। तो राम की शक्ति पूजा की विशेषता है कि यह कृत्तिवास की, जो कृत्तिवास रहे हैं बंगला में राइटर, उनका जो बंगला रामायण है कृत्तिवास की, उसी का इन्होंने राम की शक्ति पूजा नाम से इन्होंने उसका अनुवाद किया था। हम्म, तो यह नौ वेदांत यौगिक प्रक्रिया पर आधारित है। ठीक है, यौगिक प्रक्रिया है। यह एक निबंध काव्य, यह पयार छंद में है। राम की शक्ति पूजा पूछता है किस छंद में है, तो यह पयार छंद में है। पयार छंद में। तो राम की शक्ति पूजा किस छंद में है, यह एक पयार छंद में है। दूसरा कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता भी निराला जी ने यह लंबी कविता लिखी थी। यह भी कुकुरमुत्ता क्या है, लंबी कविता है। तो ये राम की शक्ति पूजा तथा कुकुरमुत्ता दो ग्रंथ जो निराला जी के रहे हैं, जिस पर इन्होंने यानी कि बच्चन सिंह जी ने आलोचना लिखा है। इतना लिख लीजिए। आगे अब हम मिटा करके ऊपर से लिखेंगे, वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। ये हमने मिटा दिया है। अब अगला आइए जानते हैं इनके ग्रंथों के बारे में, जो आलोचना ग्रंथ है। मेरी कविताई की आधी सदी। मेरी कविताई की, मेरी कविताई की आधी सदी, आधी सदी, ये डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने आलोचना लिखा था। मेरी कविताई की आधी सदी, यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी की, मेरी कविताई की आधी सदी, यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी की आलोचना कृति है। मेरी कविताई की आधी सदी बच्चन सिंह जी की आलोचना कृति है। दूसरी कृति आइए आगे जानते हैं इन्होंने लिखा जो, और आलोचना इन्होंने लिखा है रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना। अगली आलोचना इन्होंने लिखा है रीतिकालीन, रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना। कवियों की प्रेम व्यंजना, प्रेम व्यंजना। रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना आलोचना किसकी है, तो यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी की रचना है, आलोचना है। तो रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना बच्चन सिंह जी की आलोचना, प्रसिद्ध आलोचना है। इसके बाद इन्होंने बिहारी का नया मूल्यांकन आलोचना लिखा है। बिहारी का, बिहारी का नया मूल्यांकन, बिहारी का नया मूल्यांकन, यह इनकी प्रसिद्ध आलोचना है। मेरी कविताएं की आधी सदी बच्चन सिंह जी की आलोचना कृति है। रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना बच्चन सिंह जी की आलोचना कृति। बिहारी का नया मूल्यांकन, यह भी बच्चन सिंह जी की आलोचना कृति है। ये इनकी प्रसिद्ध प्रसिद्ध आलोचनाएं हैं। इसके बाद आइए और भी जानते हैं इन्होंने आलोचना कौन कौन सी लिखी है। इन्होंने एक लिखा नया साहित्य, नया साहित्य। नया साहित्य किसकी आलोचना है, यह बच्चन सिंह जी की आलोचना है। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने नया साहित्य आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है। नया साहित्य आलोचना ग्रंथ बच्चन सिंह जी की। उसके बाद आलोचना को चुनौती, पांचवा ग्रंथ आलोचना की चुनौती। आलोचना, आलोचना की चुनौती, आलोचना की चुनौती। तो आलोचना की चुनौती किसका ग्रंथ आलोचना है, तो यह आलोचना की चुनौती बच्चन सिंह जी की है, आलोचना है। इसके बाद हिंदी नाटक, अगला आलोचना लिखा है हिंदी नाटक। हिंदी नाटक आलोचना इनका प्रसिद्ध आलोचना है। हिंदी नाटक किसका, बच्चन सिंह जी का नाटक। ये सुनिए, बार बार लिखने की कोशिश मत करिए, बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। हिंदी नाटक। उसके बाद इन्होंने अगली जो आलोचना इन्होंने लिखा है, उसमें लिखा है इन्होंने
कविता का शुक्ल पक्ष। एक प्रसिद्ध इनका है कविता का शुक्ल पक्ष। कविता का शुक्ल पक्ष। कविता का शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। तो कविता का शुक्ल पक्ष इनका प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन 2001 ईस्वी में हुआ था। 2001 ईस्वी में हुआ था। कविता का शुक्ल पक्ष इन्होंने अपने मित्र अवधेश के साथ इसकी रचना की थी। तो ये अवधेश जी के साथ, अवधेश ये मित्र थे इनके, तो साथी मित्र थे, तो इन्होंने अवधेश जी के साथ, मित्र के साथ, ये सहलेखन है कविता का शुक्ल पक्ष। तो अवधेश जी के साथ इन्होंने मिलकर इसे लिखा था। इनके मित्र अवधेश के साथ लिखा था। तो कविता का शुक्ल पक्ष डॉक्टर बच्चन सिंह की प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद निराला का काव्य, आठवां है निराला का काव्य। निराला का काव्य निराला का काव्य इनका प्रसिद्ध आलोचना है बच्चन सिंह जी का, जिसका प्रकाशन सन 2005 ईस्वी में हुआ था। 2005 ईस्वी में निराला का काव्य प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन 2005 में हुआ था। इसके बाद उपन्यास का काव्य शास्त्र, अगली आलोचना इन्होंने लिखा है उपन्यास का काव्य, उपन्यास का काव्य शास्त्र। उपन्यास का काव्य शास्त्र। तो उपन्यास का काव्य शास्त्र भी इनका प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ है। किसका? बच्चन सिंह जी की आलोचना ग्रंथ उपन्यास का काव्य शास्त्र। तो उपन्यास का काव्य शास्त्र का प्रकाशन सन 2008 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उपन्यास का काव्य शास्त्र सन 2008 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। उपन्यास का काव्य शास्त्र इतना लिख लीजिए। आज आगे फिर मिटा करके ऊपर से नीचे आते हैं। तो उपन्यास के काव्य शास्त्र के बाद आइए अगली रचना इनका, उसके बारे में जानते हैं। इन्होंने एक लिखा था निराला का काव्य कोश। इसको सीरियल लगा लीजिएगा आप लोग, हम नहीं लगा रहे। निराला का, इन्होंने अगली रचना लिखा है निराला का काव्य कोश। निराला का काव्य कोश। निराला का काव्य कोश यह 2008 में इन्होंने लिखा था। निराला का काव्य कोश किसने लिखा है? तो बच्चन सिंह ने यह आलोचना ग्रंथ लिखा है। कौन सी? निराला का काव्य कोश एक आलोचना ग्रंथ है, जो कि डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने लिखा है। निराला का काव्य कोश। अगला इन्होंने लिखा है क्रांतिकारी कवि निराला। क्रांतिकारी कवि, क्रांतिकारी कवि निराला। क्रांतिकारी कवि निराला। तो यह आलोचना किसकी है? क्रांतिकारी कवि निराला। तो यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी की आलोचना है। इसका प्रकाशन सन 1947 ईस्वी में हुआ था। 1947 ईस्वी में। तो निराला, क्रांतिकारी कवि निराला, यह किसकी आलोचना? तो डॉक्टर बच्चन सिंह जी की आलोचना है। अगला है भारतेंदु की कविता। भारतेंदु की कविता। भारतेंदु की कविता। भारतेंदु की कविता यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में, उनकी कविताओं के बारे में इन्होंने आलोचना किया है। किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने। भारतेंदु कविता, इसका प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, भारतेंदु की कविता का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। भारतेंदु की कविता। अगला इन्होंने हिंदी नाटक नामक लिखा है आलोचना। हिंदी नाटक। तो नाटकों पर उन्होंने आलोचना लिखा है, हिंदी नाटक। तो हिंदी नाटक इनकी आलोचना ग्रंथ है, जो कि 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1954 ईस्वी में। ठीक है, हिंदी नाटक इनका आलोचना ग्रंथ, यानी कि बच्चन सिंह जी का आलोचना ग्रंथ हिंदी नाटक का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। अगली आलोचना इनका ग्रंथ है समकालीन साहित्य, आलोचना को चुनौती। समकालीन साहित्य। समकालीन साहित्य।
समकालीन साहित्य आलोचना को चुनौती, आलोचना को चुनौती, को चुनौती। समकालीन साहित्य आलोचना को चुनौती। यह आलोचना ग्रंथ किसका है? तो याद रखिएगा डॉक्टर बच्चन सिंह जी का आलोचना ग्रंथ है। समकालीन साहित्य आलोचना को चुनौती, यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने यह समकालीन साहित्य के ऊपर एक आलोचना लिखा है। तो समकालीन साहित्य आलोचना को चुनौती, इसका प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ था, 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में इन्होंने समकालीन साहित्य आलोचना को चुनौती नामक आलोचना लिखा था। ठीक है, अगला ग्रंथ इनका है, इन्होंने लिखा है कौन सा? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। यह इनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है हिंदी साहित्य का, जबकि इनके प्रसिद्धि का कारण हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, लेकिन आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने आलोचना ग्रंथ लिखा है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन 1978 ईस्वी में हुआ था, 1978 ईस्वी में। तो हिंदी साहित्य के इतिहास पर इन्होंने यह आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा, जो कि एक इतिहास ग्रंथ ही है, लेकिन आलोचनात्मक दृष्टि से इन्होंने लिखा है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास इनका 1978 में प्रकाशित हुआ था। यह प्रसिद्ध इनकी रचना है। इनकी अगला ग्रंथ इनका है साहित्य का समाज शास्त्र। यह इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, ठीक है, इसको जरूर पढ़िएगा। साहित्य का समाज शास्त्र, ये कई बार पूछ चुका है, पीटी पीटी नेट JRF में कई बार पूछ चुका है। साहित्य का समाज शास्त्र साहित्य का समाज शास्त्र। तो साहित्य का समाज शास्त्र इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो कई बार पूछा जा चुका है। तो साहित्य का समाज शास्त्र, इसका पूरा नाम है रूपवाद। रूपवाद, साहित्य का समाज शास्त्र रूपवाद। तो यह 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, 1984 में, 1984 में प्रकाशित हुआ था साहित्य का समाज शास्त्र यानी रूपवाद, समाज शास्त्र रूपवाद। तो इसका प्रकाशन 1984 में यानी कि 1984 ईस्वी में हुआ था। तो इनकी प्रसिद्ध आलोचना है निराला का काव्यकोश, क्रांतिकारी कवि निराला, भारतेंदु की कविता, हिंदी नाटक। सुनिए एक बार आओ सुनिए, बढ़िया से बता रहा हूँ। क्रांतिकारी कवि निराला, निराला का काव्यकोश, भारतेंदु की कविता। देखिए निराला का काव्यकोश बच्चन सिंह ने लिखा है आलोचना, क्रांतिकारी कवि निराला आलोचना बच्चन सिंह ने लिखा है, भारतेंदु की कविता बच्चन सिंह ने आलोचना लिखा, हिंदी नाटक आलोचना बच्चन सिंह ने लिखा है, समकालीन साहित्य आलोचना को चुनौती, यह आलोचना डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने लिखा है। उसके बाद साहित्य का समाज शास्त्र रूपवाद, इन्होंने 1984 ईस्वी में डॉक्टर बच्चन सिंह जी की आलोचना ग्रंथ है साहित्य का समाज शास्त्र रूपवाद। इसको रोक करके आप लोग लिख लीजिए, फिर मिटा करके ऊपर से और बताने जा रहे हैं, और भी इनकी बारे में रचनाएं हैं, तो वीडियो रोक करके कर लीजिएगा आप लोग। डॉक्टर बच्चन सिंह जी की अगली रचना आइए जानते हैं कौन सा है। भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन। अगली आलोचना ग्रंथ है इनका भारतीय और, इन्होंने लिखा भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन। तो भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन, यह इनका 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, 1987 ईस्वी। यह इनका आलोचना ग्रंथ है, प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ है, यह कई बार पूछा है, याद रखिएगा।
तो डॉक्टर बच्चन सिंह जी का यह आलोचनात्मक ग्रंथ है, भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन। भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन किसका है? तो यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी की आलोचना ग्रंथ है। उसके बाद इन्होंने अगला लिखा है, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए। अगला इन्होंने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए, का इतिहास पढ़ते हुए। तो इन्होंने किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। शुक्ल के बारे में इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए, इसका प्रकाशन 1987 ईस्वी में हुआ था। यह बच्चन सिंह जी ने यह आलोचना लिखा है कि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए। तो बच्चन सिंह जी का यह प्रसिद्ध रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए। इसके बाद कथाकार जैनेन्द्र, अगला इन्होंने लिखा है, कथाकार जैनेन्द्र, कथाकार जैनेन्द्र। तो कथाकार जैनेन्द्र, ये भी इनकी जैनेन्द्र कुमार के बारे में इन्होंने आलोचना किया। किसने? बच्चन सिंह जी ने। कथाकार जैनेन्द्र बच्चन सिंह जी ने यह आलोचना ग्रंथ लिखा है, कथाकार जैनेन्द्र, जिसका प्रकाशन 1993 ईस्वी में हुआ था। 1993 में, 1993 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, कथाकार जैनेन्द्र। अगला इन्होंने लिखा है जो प्रसिद्ध है, महाभारत की संरचना। अगली आलोचना लिखा है, महाभारत की संरचना। महाभारत की संरचना, महाभारत की संरचना, महाभारत की संरचना इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो महाभारत की संरचना क्या है? यह बुद्ध देव बसु के महाभारत का अनुवाद है। ठीक है, यह बुद्ध देव बसु के महाभारत का अनुवाद है। ठीक है, महाभारत का अनुवाद है और महाभारत की संरचना है। तो महाभारत की संरचना इनका यही बुद्ध देव बसु के महाभारत का अनुवाद है। एक इन्होंने और भी लिखा है, महाभारत की कथा, महाभारत की कथा, महाभारत की कथा। ठीक है, तो महाभारत की कथा इनका यह अनुवाद है, यह अनुवाद ग्रंथ है। यह भी अनुवाद, संरचना और कथा इन्होंने दोनों लिखा है। ठीक है, अगला ग्रंथ इन्होंने लिखा है, साहित्यिक निबंध। और साहित्यिक निबंध, साहित्यिक निबंध, साहित्यिक निबंध इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। किसका? डॉक्टर बच्चन सिंह जी का आलोचना ग्रंथ है, साहित्यिक निबंध आधुनिक दृष्टिकोण। इसका पूरा नाम है साहित्यिक निबंध आधुनिक दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण, साहित्यिक निबंध आधुनिक दृष्टिकोण। तो साहित्यिक निबंध आधुनिक दृष्टिकोण इनका प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ है। तो निबंधों पर इन्होंने आलोचना लिखा है। तो साहित्यिक निबंध और आधुनिक, साहित्यिक निबंध आधुनिक दृष्टिकोण से इन्होंने ये किया था, इनका आलोचना ग्रंथ है। अगला इनका आलोचना ग्रंथ है, लहरें और कगार। अगला है लहरें, लहरें और कगार, लहरें और कगार। लहरें और कगार इनका, नहीं सॉरी, लहरें और कगार हमने बता दिया, ये उपन्यास इनका है, गलत हो गया, सॉरी, इसको काट दीजिएगा। लहरें और कगार इनका इनका उपन्यास रहा है। यह हो चुका है। तो
इन्होंने इतनी सारी रचनाएं लिखी, इनका एक और रचना छूट रही है, लिख लीजिए, शहीद ए आजम। अगली रचना इनकी है शहीद ए आजम। शहीद ए आजम। तो शहीद ए आजम भगत सिंह को कहा गया है, तो याद रखिएगा, शहीद ए आजम इनकी आलोचना ग्रंथ है। इनका ग्रंथ है। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने शहीद ए आजम पर, भगत सिंह पर इन्होंने लिखा है। दोस्तों, ये थी डॉक्टर बच्चन सिंह जी के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में पूरा विवरण हमने बता दिया। इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद इसको बार बार हमारी वीडियो देखिए, देखते जाइए, ताकि, और हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो होगी डॉक्टर बच्चन सिंह जी का काल विभाजन। तो इनके बारे में डॉक्टर बच्चन सिंह जी की तमाम जो रचनाएं थी उसके बारे में बता दिया, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बता दिया, उनके द्वारा कहे गए तथ्य, जो स्टेटमेंट आदि थे, उन कथनों आदि को हमने बता दिया। अब डॉक्टर बच्चन सिंह जी की उनकी द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास इनको उन्होंने लिखा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नाम से, हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास में उन्होंने किस प्रकार से अपने ग्रंथ में जो साहित्य का इतिहास है उसका वितरण किया, यानी कि वर्गीकरण किया है, उसके बारे में आइए हम विस्तार से हम आपको अगली वीडियो में भाग 3 में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए भाग 3 में उसका विवरण हम करेंगे। तो डॉक्टर बच्चन सिंह जी के हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास का में वर्णित बच्चन सिंह जी द्वारा हिंदी साहित्य का वर्गीकरण हम लेकर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत भाई रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत, अभिनंदन है। आप सभी के लिए मैं हिंदी साहित्य इतिहास में जो हिंदी साहित्य लेखन परंपरा है उसमें डॉक्टर बच्चन सिंह जी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चन सिंह जी के बारे में, उनके कथनों के बारे में हमने भाग 1 में पढ़ा दिया। भाग 2 में डॉक्टर बच्चन सिंह जी की संपूर्ण रचनाओं के बारे में बता दिया, और आज अब हम भाग 3 में डॉक्टर बच्चन सिंह जी द्वारा उनके हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है उसमें उन्होंने जो हिंदी साहित्य का वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन किया है, कैसे किया है, उसके बारे में आइए हम विस्तार से आपको बता दें कि उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण कैसे किया है और विभिन्न कालों को उन्होंने नाम क्या दिया है, ये आप लोग जान लीजिए। इससे पहले, जानने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर दें। हमारा चैनल मधुशाला तथागत भाई रविंद्र चौहान, ठीक। आप सभी से निवेदन मैं फिर करता हूँ कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें हमारे चैनल को। तो हमारा चैनल है मधुशाला तथागत रविंद्र चौहान, लिखेंगे आ जाएगा। तो आइए जानते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह जी द्वारा, उनके द्वारा किए गए उनके हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का वर्गीकरण, जो उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण किया है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह जी द्वारा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का वर्गीकरण। हिंदी साहित्य इतिहास का वर्गीकरण। हिंदी साहित्योइतिहास का वर्गीकरण। साहित्योइतिहास, इतिहास का वर्गीकरण। वर्गीकरण डॉक्टर बच्चन सिंह जी के अनुसार इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इनका प्रसिद्ध है, इनकी प्रसिद्धि का कारण ही बना है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। आप सभी से मैं बार बार कहता हूँ कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ इनका खरीद लीजिए, इसको पढ़िए। इसको पढ़े रहेंगे तो जो मैं पढ़ाऊंगा वो समझने में आसान हो जाएगा। तो इन्होंने हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास में जो वर्गीकरण किया है, आइए उसको आप लोग लिख लीजिए। तो हिंदी साहित्य का जो प्राचीन काल रहा है, ठीक है,
तो हिंदी साहित्य का जो प्राचीन काल रहा है, यानी कि जहाँ हिंदी की उत्पत्ति हो रही है, उसके समय को इन्होंने, के प्राचीन काल को इन्होंने अपभ्रंश काल नाम दिया है। ठीक है, अपभ्रंश काल, अपभ्रंश काल। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने हिंदी साहित्य के प्राचीन इतिहास को, वो प्राचीन काल को उन्होंने अपभ्रंश काल नाम दिया है। इसके अंतर्गत इन्होंने कौन कौन से साहित्य को रखा है, ठीक है, तो क्या क्या विवरण उन्होंने लिखा, तो अपभ्रंश काल में इन्होंने पहला विवरण, सबसे पहला विवरण इन्होंने दिया है हिंदी भाषा, जाति और साहित्य। हिंदी भाषा, जाति और साहित्य। हिंदी भाषा, हिंदी भाषा, उन्होंने जो विवरण दिया है हिंदी भाषा, जाति और साहित्य। तो अपभ्रंश काल में इन्होंने सबसे पहले अपने इतिहास के दूसरा इतिहास में हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास में इन्होंने हिंदी भाषा, जाति और साहित्य, अपभ्रंश काल में सबसे पहले इसी का इन्होंने इसको वर्गीकरण किया है। वर्गीकृत करके इसमें इन्होंने इस वर्ग में हिंदी भाषा तथा हिंदी जाति तथा उसका साहित्य के बारे में चर्चा किया है। उसके बाद दूसरा इन्होंने जो वर्ग किया उसमें अपभ्रंश काल में दूसरे दूसरे वर्ग में इन्होंने, दूसरे भाग में इन्होंने अपभ्रंश काल रखा है। अपभ्रंश, दूसरे काल में इन्होंने अपभ्रंश काल या अपभ्रंश काव्य इसी में कर देते हैं। ठीक है, अपभ्रंश काल का काव्य लिखने से अच्छा अपभ्रंश काव्य। तो जितने अपभ्रंश काव्य रहे तथा हिंदी की रचनाएं, अपभ्रंश काल और हिंदी की रचनाएं, और हिंदी की, अपभ्रंश काल और हिंदी की रचनाएं। तो डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने जो दूसरा पार्ट में उन्होंने जितने अपभ्रंश काव्य रहे उनको इसमें रखा है, और हिंदी की रचनाएं जो रही हैं उनको इसमें रखा है। तीसरा भाग इन्होंने जो किया है इसी अपभ्रंश काल में ही, जो तीसरा पार्ट का उसमें तीसरे पार्ट में इन्होंने श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य रखा है। श्रृंगार, ठीक है, और वीर दर्पपूर्ण, और वीर दर्पपूर्ण, श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्यों को इस भाग में इन्होंने रखा है। किसमें? अपभ्रंश काल के तीसरे भाग में इन्होंने श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य इन्होंने रखा है। चौथे भाग में इन्होंने प्राकृत पैंगलम को रखा है। प्राकृत पैंगलम, प्राकृत पैंगलम। तो प्राकृत पैंगलम और हिंदी के कवि, और हिंदी के कवि, हिंदी के कवि, प्राकृत पैंगलम और हिंदी के कवि। तो ये इन्होंने हिंदी साहित्य के जो प्राचीन इतिहास रहा है, तो हिंदी साहित्य का जो प्राचीन इतिहास है, तो हिंदी साहित्य सबसे प्राचीन काल को इन्होंने अपभ्रंश काल नाम दिया है। और उसमें हिंदी भाषा, जाति, उसमें 4 पार्ट किया है। तो पहले पार्ट में इन्होंने हिंदी की भाषा, उसकी जाति, उसके साहित्य के बारे में वर्णन किया है। दूसरे पार्ट में अपभ्रंश काव्य, जितने अपभ्रंश काव्य वो रहे हैं प्लस हिंदी की रचनाएं रही उसको इन्होंने सम्मिलित किया है। तीसरे पार्ट में इन्होंने श्रृंगार काव्य, श्रृंगार और वीर दर्पण कहानी काव्य इन्होंने किया है। चौथे में इन्होंने प्राकृत पैंगलम और हिंदी के कवियों के बारे में चर्चा किया। इसको आप लोग लिख लीजिए, वीडियो रोक करके फिर ऊपर से अगला बताने जा रहे हैं। दूसरा इन्होंने जो काल का नाम दिया है वो मध्यकाल को इन्होंने सीधे भक्ति काल कहा है। ठीक है, भक्ति काल, मध्यकाल को इन्होंने सीधे भक्ति काल नाम दिया है। तो इन्होंने पहले ही बता दिया है कि आदिकाल, प्राचीन काल आदि बताना सब पुराना पड़ गया है। तो हमने इसी वीडियो में बताया भी है। तो भक्ति काल, मध्यकाल को उन्होंने सीधे सीधे भक्ति काल नाम दिया है, और इसका समय इन्होंने निर्धारित किया। इसके पहले अपभ्रंश काल का समय इन्होंने निर्धारित नहीं किया है। तो भक्ति काल का समय इन्होंने 1400 से 1650 तक रखा है। 1400 ईस्वी से 1650
तक का समय रखा है। भक्ति काल का समय तो 1400 ईस्वी से 1650 ईस्वी सन तक इन्होंने जो काल रहा है, ये इन्होंने उसको भक्ति काल नाम दिया है। और इसी तरह से इन्होंने इसमें इन्होंने जगह-जगह उसमें जो साहित्य आदि रहे उनको रखा है, उनके बारे में विस्तृत वर्णन किया है। किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने। तो बच्चन सिंह जी ने हिंदी साहित्य के प्राचीन काल को अपभ्रंश काल नाम दिया, उसमें 4 भाग कर दिया। पहले भाग में उन्होंने हिंदी भाषा, जाति और साहित्य लिखा। दूसरे भाग में अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं लिखा। तीसरे भाग में श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य। तो यह पूछिएगा, ये पूछ सकता है कि वीरतापूर्ण काव्य या इस तरह से पूछेगा तो याद रखिएगा इन्होंने वीर दर्पपूर्ण नाम दिया है। वीर दर्पपूर्ण काव्य नाम दिया है। चौथा, इन्होंने प्राकृत पेंगलम और हिंदी के कवि को उन्होंने चौथे भाग में रखा है। तो भक्ति काल, मध्य काल को उन्होंने सीधे सीधे भक्ति काल कहा है। और यहाँ इन्होंने नाम दिया है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन जो भक्ति काल है उसको इन्होंने सीधे सीधे भक्ति आंदोलन नाम दे दिया है। और आगे इन्होंने उसकी चर्चा कर दी है। उसमें किस किस की चर्चा किस कोटि में किया है उसके बारे में आइए जानते हैं। तो इन्होंने भक्ति आंदोलन में इन्होंने निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा 2 भाग किया है। पहला निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा, ठीक है। निर्गुण काव्य धारा। दूसरा भाग इन्होंने किया सगुण काव्य धारा। सगुण सगुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा और दूसरे में कार्य नाम रखा है सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो इन्होंने भक्ति आंदोलन को 2 भागों में बांट दिया, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला भाग इन्होंने किया है कृष्ण भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य। दूसरा भाग इन्होंने जो किया है वह है राम भक्ति काव्य, राम भक्ति काव्य। तो कृष्ण भक्ति काव्य, दूसरा राम भक्ति काव्य। तो दोस्तों ये इन्होंने भक्ति काल को यानी कि मध्य काल को भक्ति काल तथा भक्ति आंदोलन नाम दिया, जिसका समय 1400 से 1650 तक रखा है बच्चन सिंह जी ने। भक्ति आंदोलन को यानी कि भक्ति काल को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो सगुण काव्य धारा में इन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य और राम भक्ति काव्य वितरण किया है। उसके बाद आइए रीति काल का नाम इन्होंने दिया है। तो इसको रोक कर लिख लीजिए, मिटाने जा रहे हैं। तीसरे काल को इन्होंने रीति काल नाम दिया है। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने हिंदी के प्राचीन काल को अपभ्रंश काल, मध्यकाल भक्ति आंदोलन जो कि सगुण और निर्गुण काव्य धारा कहा है, और सगुण काव्य धारा को कृष्ण राम भक्ति धारा और राम भक्ति धारा में बांटा है। तीसरे काल के इन्होंने रीति काल बांटा है, रीति काल, ठीक है, रीति काल नाम दिया है। तो रीति काल का समय इन्होंने 1650 से 1857 तक रखा है। 1650 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक रीति काल। तीसरा भाग इन्होंने अपने जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है इसमें किया है क्या, रीति काल 1650 से 1857 ईस्वी तक का समय रखा है। इसका सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन्होंने इसके बारे में, इस रीति काल के बारे में बहुत ज्यादा पूछता है। तो इन्होंने रीति काल में जो कोटि किया, वर्णन किया है, उन्होंने जो नाम दिया है, याद रखिए क्या क्या नाम दिया है। बद्ध रीति काव्य, ठीक है, बद्ध रीति काव्य, रीति काव्य। तो बद्ध रीति काव्य, बद्ध रीति काव्य नाम दिया है। मुक्त रीति काव्य, मुक्त रीति काव्य, मुक्त
रीति काव्य, बद्ध रीति काव्य, मुक्त रीति काव्य। तीसरा इन्होंने हिंदी की उर्दू शैली का काव्य। तीसरा भाग क्या? हिंदी की उर्दू शैली का काव्य। हिंदी की उर्दू शैली का काव्य। उर्दू शैली का काव्य। हिंदी की उर्दू शैली का काव्य नाम दिया है। चौथा भाग इन्होंने रीति तर काल कहा है। रीति इतर मान लीजिए, ठीक है, रीति से अलग हट के काव्य। तो इन्होंने चार भाग किया है। बद्ध सबसे ज्यादा ये पूछता है कि बद्ध रीति काव्य किसने कहा है। बद्ध रीति काव्य, मुक्त रीति काव्य, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि बद्ध रीति काव्य, मुक्त रीति काव्य किसने नाम दिया है। तो यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने अपने हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास में दिया है। तो दोस्तों इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। रीतिकाल का को इन्होंने रीतिकाल नाम दिया, यानी कि जो श्रृंगार काल रहा है उसको इन्होंने रीतिकाल नाम दिया। रीतिकाल का समय इन्होंने 1650 से 1857 ईस्वी तक का समय रखा है। इस रीतिकाल को इन्होंने चार भागों में बांट दिया है। बद्ध रीति काव्य, मुक्त रीति काव्य। तो पूछता है कि बद्ध रीति काव्य किसने नाम दिया, तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह है। मुक्त रीति काव्य बच्चन सिंह ने। हिंदी की उर्दू शैली का काव्य, तो इसमें उन्होंने जो उर्दू शैली रही है उसके बारे में लिखा है, रीति तर काव्य, ठीक है। अगला इनका जो काल उन्होंने किया है आधुनिक काल नाम से किया है। तो इसे आप लोग लिख लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ, वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। तो दोस्तों चौथा जो काल इन्होंने बांटा है उसे उसका नाम इन्होंने आधुनिक काल नाम दिया। आधुनिक काल, आधुनिक काल नाम दिया है। चौथे काल को इन्होंने आधुनिक काल नाम दिया। इसका समय इन्होंने 1857 ईस्वी से 1857 ईस्वी से अब तक का समय रखा है। आधुनिक काल, तो आधुनिक काल को इन्होंने क्या क्या नाम दिया इसके बारे में लिख लीजिए। इनको इन्होंने आधुनिक काल को, पहला काल को इन्होंने नवजागरण युग कहा है। पहले को इन्होंने कहा है नवजागरण युग। नवजागरण युग, तो नवजागरण युग नाम दिया है आधुनिक काल के काल। तो इन्होंने आधुनिक काल के प्रथम का जो उन्होंने वर्ग किया है तो उसको उन्होंने नवजागरण युग नाम दिया है, ठीक है, नवजागरण युग। अगला इन्होंने जो नाम दिया आधुनिक काल में, दूसरा दिया है स्वच्छंदता युग। स्वच्छंदता, स्वच्छंदता युग, ठीक है, स्वच्छंदता युग। तो इन्होंने आधुनिक काल को नवजागरण, जो पहला काल उन्होंने नवजागरण युग, दूसरा काल को इन्होंने स्वच्छंदता युग नाम दिया है, ठीक है। स्वच्छंदता युग को इन्होंने दो भागों में बांट दिया है। इसमें काव्य खंड और गद्य खंड। स्वच्छंदता युग को दो भागों में बांट दिया। पहला काव्य खंड ख, गद्य खंड। गद्य खंड, तो काव्य खंड और गद्य खंड स्वच्छंदता युग को उन्होंने बच्चन सिंह जी ने दो भागों में बांट दिया है। तीसरा खंड उन्होंने जो किया है, तीसरे भाग में क्या वर्णन किया है इसके बारे में जान लीजिए। तीसरे भाग को उन्होंने उत्तर स्वच्छंदतावाद युग कहा है। तीसरे भाग को उन्होंने उत्तर स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंदतावाद युग कहा है। याद रखिए इन्होंने युग नाम दिया हर जगह, इससे पकड़ सकते हैं। तो आधुनिक काल को इन्होंने आधुनिक काल नाम दे करके 1857 से अब तक उसका वर्णन किया है। किसने? बच्चन सिंह जी ने। तो उन्होंने आधुनिक काल को नवजागरण युग युग तथा दूसरा स्वच्छंदता युग, स्वच्छंदता युग को इन्होंने दो भागों में बांट दिया। काव्य खंड, दूसरे भाग में गद्य खंड रखा है। उसके बाद उत्तर स्वच्छंदता
वाद युग इन्होंने तीसरे काल को रखा। दोस्तों ये हमने डॉक्टर बच्चन सिंह जी के द्वारा जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है उसमें उन्होंने हिंदी साहित्य का वितरण जो किया है और उसका वर्णन किया, उसके बारे में वर्णन किया। मैं इसलिए इसको विस्तार से वर्णन कर दिया क्योंकि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह जी की ऐसी पुस्तक है जिसमें से पिछली बार टीजीटी में बहुत ज़बरदस्त प्रश्न बनाए गए थे। तो आप याद रखिएगा कि आप जब भी मार्केट जाएँ तो बच्चन सिंह जी का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पुस्तक को ज़रूर ले लें। इसको एक बार पढ़ते जाइए, पीछे से मैं आपको अपना जो तैयार किया हूँ सिलेबस उसके अनुसार पढ़ाते जाऊँगा। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की किताब आप लोग ज़रूर ले लीजिए। तो आज हमने जो बताया उसको आइए एक बार रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने बच्चन सिंह जी ने हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है, उसमें उन्होंने जो हिंदी साहित्य का वितरण किया, उसके हिंदी साहित्य के प्राचीन काल को उन्होंने क्या नाम दिया है? अपभ्रंश काल दिया है। इसका उसमें टाइम नहीं कहीं लिखा गया है, इसलिए हमने टाइम नहीं बताया कब से कब तक का उसका समय उन्होंने रखा है। तो हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है उसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के प्राचीन काल को अपभ्रंश काल नाम दिया। अपभ्रंश काल को उन्होंने 4 भागों में बाँट दिया है। पहले भाग में उन्होंने हिंदी भाषा, जाति और साहित्य के बारे में चर्चा किया कि साहित्य क्या है, जाति क्या है, जाति की उत्पत्ति कैसे हो रही है, साहित्य क्या है। तो हिंदी की जो भाषा है, जाति है, उसका साहित्य क्या है। हिंदी की जाति की मतलब वो जाति नहीं, कास्ट नहीं, बल्कि हिंदी की जो जाति है, हिंदी की जो भाषा है, उसकी जाति, उसका साहित्य है, उसके बारे में वर्णन कर दिया है। दूसरा उन्होंने अपभ्रंश काल की जितनी रचनाएँ रही हैं, अपभ्रंश काव्य आदि रहे हैं, उस दूसरे भाग में उन्होंने अपभ्रंश काव्य की रचनाएँ और तथा हिंदी की रचनाएँ दोनों रखा है। दूसरे भाग में अपभ्रंश और हिंदी की दोनों रचनाओं को डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने रखा है। तीसरे काल को उन्होंने नाम उसी में तीसरे भाग में जो किया है, तीसरा भाग किया है, उसमें जितनी श्रृंगारिकता की रचनाएँ रही हैं तथा वीरतापूर्ण जितनी रचनाएँ हैं, तो उसको उन्होंने वीर दर्पपूर्ण नाम दिया है। तो वीर दर्प पूर्ण रचनाएँ तीसरे भाग में उन्होंने रखा। चौथे भाग में उन्होंने जो प्राकृत पेंगलम है, लक्ष्मीधर का, तो प्राकृत पेंगलम बहुत ही जो इतने इतिहासकार रहे, हिंदी साहित्य के इतिहासकार, उनके लिए यह अमृत है क्योंकि यहाँ यहीं से ये लोग कहीं न कहीं आधार स्रोत जो प्राचीन लेखक रहे हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हिंदी साहित्य लेखन में यह बहुत ही सहयोगी साबित होती है पुस्तक और प्राकृत पेंगलम। तो इन्होंने प्राकृत पेंगलम के बारे में चौथे भाग में, अपभ्रंश काल के चौथे भाग में हिंदी यानी कि हिंदी के प्राचीन काल यानी कि हिंदी का जो शुरुआती दौर रहा है, जिसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नाम दिया है, उस काल को इन्होंने प्राकृत पेंगलम और हिंदी के कवियों के बारे में चौथे काल में उसमें वर्णन कर दिया है। उसके बाद उन्होंने मध्य काल को उन्होंने भक्ति काल नाम दिया है, भक्ति काल को उन्होंने भक्ति आंदोलन नाम दिया है, जिसका समय इन्होंने डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने 1400 से 1650 ईस्वी सन तक रखा है। तो भक्ति आंदोलन को उन्होंने जो भक्ति काल या मध्य काल है, भक्ति काल को डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने 2 भागों में बाँट दिया है। 2 भागों में कौन-कौन सा बाँटा है? एक निर्गुण भक्ति काव्य, दूसरा निर्गुण भक्ति काव्य नहीं बल्कि उन्होंने निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण काव्य धारा कहा है, ठीक है? निर्गुण काव्य धारा, तो डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने क्या नाम दिया है मध्यकाल में? भक्ति आंदोलन को 2 भाग में जो किया उसमें निर्गुण काव्य धारा तथा सगुण काव्य धारा। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ये पूछता है इस तरह से तो फँसाने वाले प्रश्न बनते हैं। निर्गुण काव्य दे देगा, निर्गुण साहित्य दे देगा। तो निर्गुण काव्य धारा नाम से अभी हमने बढ़ाया अभी लेकिन हमारे दिमाग से थोड़ा-सा बिसर गया था, तो हमने कुछ दूसरा बोल दिया। तो निर्गुण साहित्य हमने बोल दिया बल्कि न करके निर्गुण साहित्य न करके बल्कि डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने क्या रखा है निर्गुण काव्य धारा, दूसरा भाग का नाम रखा है सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा तथा सगुण काव्य धारा भक्ति आंदोलन को 2 भागों में बाँटा। इस निर्गुण काव्य धारा को तो एक ही पंथ चलता रहा लेकिन सगुण काव्य धारा को इन्होंने 2 भागों में बाँट दिया क्योंकि वहाँ 2 पंक्तियाँ चलती हैं, एक प्रभु रामचंद्र जी की, दूसरा श्री कृष्ण जी की। तो पहला में उन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य का जो भी रहा कृष्ण से संबंधित भक्ति काव्य रहे उनको रखा, दूसरे में उन्होंने राम भक्ति काव्य नाम से रखा है। तीसरे काल का उन्होंने नाम रखा है रीति काल। रीति काल का समय उन्होंने 1650 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक का समय रखा है। किसको? रीति काल को। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि रीति काल में जो प्रश्न बनता है बच्चन सिंह से, तो ये बनता है कि रीति काल को बच्चन सिंह जी ने क्या कहा है? तो बच्चन सिंह जी ने
बद्ध रीति काव्य तथा मुक्त रीति काव्य। रीति काल में 4 भाग उन्होंने किया है, तो उन्होंने जो रीति काल के बारे में जो वर्णन किया है, एक बद्ध रीति काव्य, दूसरा मुक्त रीति काव्य के बारे में चर्चा किया है। उसके बाद रीति काव्य में ही इन्होंने तीसरा भाग जो किया है, हिंदी और उर्दू की शैलियों का काव्य। जो हिंदी और उर्दू की शैली रही है, उसके काव्य रहे हैं, कौन-कौन से हैं, जैसे उन्होंने वर्णन किया है। इसके बाद रीतितर काव्य, रीतिरेतर काव्य या रीति माने कि रीति काल से जो कुछ संक्रमण काल में आ गए थे, जैसे जब कोई समय बदलता है तो एक दिन में बदलता नहीं है, 100 साल आगे पीछे होता है उसी में। तो रीतितर काल रखा है चौथा काल को, तो यानी कि रीति काल से थोड़ा हटकर आधुनिक काल में कुछ मिला होगा, कुछ रीति काल में मिला होगा। उसके बाद चौथे काल को इन्होंने बाँटा है, आधुनिक काल को इन्होंने आधुनिक काल नाम दिया, जिसका समय इन्होंने 1857 ईस्वी से अब तक का समय रखा है। तो आधुनिक काल को इन्होंने 3 भागों में बाँट दिया है। आधुनिक काल को इन्होंने नवजागरण युग रखा है, पहला युग का नाम, दूसरे का युग नाम रखा है स्वच्छंदतावाद युग रखा है, ठीक है? नवजागरण युग, दूसरा का स्वच्छंदतावाद युग। स्वच्छंदतावाद युग को इन्होंने काव्य खंड तथा गद्य खंड में अलग-अलग विभाजित कर दिया है। और इसी काल को इन्होंने आधुनिक काल को तीसरा भाग किया है, जिसमें उन्होंने उत्तर स्वच्छंदतावाद युग रखा है। तो तीसरे भाग का नाम इन्होंने उत्तर स्वच्छंदतावाद युग। तो ये पूरा हुए डॉक्टर बच्चन सिंह जी। अब मैं जब रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमन राजे के साथ जब डॉक्टर नागेंद्र जी, डॉक्टर हरदयाल जी के साथ जब किताब में हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार से जब पढ़ाऊँगा, तो उसमें डॉक्टर बच्चन सिंह जी भी साथ में चलेंगे। तो हम शुरू से ही बता रहे हैं कि पहले मैं अभी परिचय करा रहा हूँ। अभी संपूर्ण जितने भी अलग-अलग हैं, उनका हम परिचय कराएँ। परिचय में आप लोग को हमने डॉक्टर बच्चन सिंह जी के बारे में बता दिया। ये नहीं पता र बाद में कन्फ्यूजन ना रहे कि इन्होंने क्या कहा, किस चीज़ को क्या कहा है, बाद में बार-बार बताना पड़े। तो इसलिए आज के वीडियो में हमने बच्चन सिंह जी को पूरा कर दिया। बच्चन सिंह जी की वीडियो 3 भाग में जाएगी। 3 भाग में आप अलग-अलग पार्ट में देख सकते हैं। या तो आप देखो देखना हो तो बच्चन सिंह जी की जो वीडियो मैं एक एक 3 पार्ट बनाऊँगा अलग-अलग, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट सेकंड, और तीनों को मिला कर के एक ही पार्ट में बना दूँगा। 4 भाग में वीडियो उनकी रहेगी। जिसको देखना हो एक ही में देख सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से एक बार निवेदन में होगा कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।